विक्रम संवत भारतीय नहीं है बल्कि विदेशी है। ये पढ़कर आप लोगों को बुरा लगा होगा, बहुत सारे प्रश्न मन में उठने लगे होंगे, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इतिहासकार कह रहे हैं और वो प्रमाण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ विक्रम संवत के बारे में। प्रशांत सिंह नाम है मेरा, तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मैं इस वीडियो के अंदर जो जानकारी दे रहा हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है। वो जानकारी ली है इन 3 पुस्तकों से। कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम वॉल्यूम 2 पार्ट 1। इसके कई भाग हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं उसे आपको ध्यान में रखना है, उसमें ये जानकारी मिलती है। दूसरी बुक का नाम है सेंट्रल एशियन एंड इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स। इसमें भी बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और बहुत समय पहले इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने कुछ सिक्कों के बारे में बात की थी, तो इससे भी मैं थोड़ी सी जानकारी लेने वाला हूँ। और तीसरी पुस्तक का नाम है यरूशलेम से कश्मीर तक, योजेफ बानास की है ये, और इस बुक से भी मैंने 2-3 वीडियो बहुत पहले बनाए हैं। तो ये तीनों पुस्तकें मेरे पास उपलब्ध हैं और इन्हीं से मैं जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो जानकारी आज तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। जब आप वीडियो को पूरा देखोगे, अच्छे से समझोगे, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले बात करते हैं उस अभिलेख की जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। विक्रम संवत के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी अब तक। मैं उन्हें कथाएं इसलिए कह रहा हूं कि राजा विक्रमादित्य का कोई भी प्रमाण 57 या 56 ईसा पूर्व में नहीं मिलता है। न कोई अभिलेख, न कोई सिक्का और न ही कोई समकालीन प्रमाण। तो मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि 57 ईसा पूर्व में कोई विक्रमादित्य नाम का राजा उज्जैन में राज्य करता था? ये कैसे स्वीकार किया जाए? आस्था के आधार पर स्वीकार करना एक अलग बात है, लेकिन इतिहास के रूप में स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतिहास के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है और प्रमाण समकालीन उपलब्ध नहीं है। अब जो लोग विक्रम संवत को 57 ईसा पूर्व में साबित करते हैं वो इधर उधर के राजाओं के जो लेख हैं उन्हें दिखाते हैं, लेकिन उन लेखों में भी विक्रम संवत नाम से किसी संवत का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही कृत संवत का उल्लेख किया गया है। कृत वर्ष लिखा हुआ कुछ जगहों पर मिलता है, लेकिन कृत वर्ष और कृत संवत दोनों में अंतर है। कृत को संवत कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन बार बार एक फेक न्यूज फैलाई जाती है कि पहले इसका नाम कृत संवत था, फिर मालव संवत, फिर विक्रम संवत हुआ। मालव संवत का उल्लेख गुप्त काल से मिलना प्रारंभ हो जाता है, ये सही है, लेकिन उससे पहले कृत संवत चलता था, ये गलत है। कृत वर्ष का उल्लेख है, न कि संवत का। तो यहाँ पर मैं जिस अभिलेख की बात कर रहा हूँ, इस अभिलेख को आपको समझना चाहिए। सामने ये पुस्तक है और इसी पुस्तक में इस अभिलेख का जिक्र किया गया है। इसका नाम है तख्त ए वाही। इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। यहाँ पर मैं आपको मूल जो लेख है वो दिखा रहा हूँ। ये है इसके बारे में जानकारी। गोंडो फर्नीस नाम का एक पहलव राजा था जिसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। गोंडो फर्नीस का तख्त ए वाही अभिलेख पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मर्दान जिले में, आपको ये चित्र दिख रहा होगा, ये एक मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है ये। गोंडो फर्नीस पहला शासक था और तख्त ए वाही अभिलेख उसके संबंध में जानकारी देने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है। इस लेख की 3री, 4थी और 5वीं जो पंक्तियां हैं वो थोड़ी सी मिट गई हैं। उनका पाठ
अलग अलग जगहों पर संदिग्ध है। इतिहासकार अपने तरफ से कुछ बातें लिख देते हैं, लेकिन जितना दिख रहा है मैं केवल उतना ही पढ़ूंगा, उतना ही आपको समझाऊंगा, क्योंकि जो मिट गया है उसे कोई नहीं बता सकता कि यहाँ पर क्या लिखा है। तो जो मिट गया है वो मिट गया है, लेकिन वहां पर अपने मन से कुछ शब्दों को जोड़ देना मैं उचित नहीं समझता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जितना दिख रहा है मैं उतना ही आपको समझाने वाला हूँ। तख्त-ए-बाही में प्राकृत भाषा और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है और वर्तमान में ये अभिलेख लाहौर के म्यूजियम में सुरक्षित रखा है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इसका जो मूल लेख है उसे मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आप लोग देख सकते हो और पढ़ भी सकते हो, क्योंकि मैंने उसका देवनागरी रूप लिखा है। खरोष्ठी लिपि से देवनागरी रूप लिखा है ताकि आप पढ़ सकें। एक एक अक्षर को लिखा है। जहां ये डॉट 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 लिखा है, यहाँ के अक्षर मिट चुके हैं, इसीलिए ये डॉट 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 लिखा है। अब इतिहासकारों ने कुछ जगहों पर अपनी तरफ से शब्द जोड़े हैं, उसे भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर पहली लाइन में वस लिखा हुआ है और दूसरी लाइन में शुरू होने से पहले संब लिखा हुआ है। इसको आपको ध्यान रखना है। ये वही लेख है, लेकिन इतिहासकारों द्वारा सुधारा हुआ लेख है। ये इतिहासकारों ने अपनी तरफ से कुछ अक्षरों को जोड़ा है और इसे सही रूप दिया है। इसमें एक एक अक्षर को आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है दो लाइनें, एक और दूसरी लाइन, क्योंकि जिस विषय की चर्चा मैं इस वीडियो के अंदर कर रहा हूँ उस विषय के बारे में यहीं से जानकारी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर इतिहासकार एक चाल खेलते हैं, और खास तौर से भारतीय इतिहासकार, क्योंकि जब उनकी पोल खुल जाती है तो फिर वो कुछ तथ्यों को नकारना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पर वस लिखा हुआ है और यहाँ पर संब लिखा हुआ है। यहाँ पर संबत की बात हो रही है। 26वें वर्ष राजा जो गोंडो फर्नीस था उसके नाम की यहाँ पर चर्चा की गई है, लेकिन उसका नाम लिखा है गुदुवहरस। एक ही है दोनों। 26वें वर्ष और लिखा है संब। इतिहासकारों ने कुछ अक्षर जोड़ दिए हैं ताकि वो पूरा हो जाए, लेकिन मैं उन अक्षरों को भी अस्वीकार करता हूँ। यहाँ पर संबत की बात आई है, संबत 103। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1+1001, इस तरह से जो लिखा हुआ है इसको भी समझना पड़ता है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि जब आप लिपि का ज्ञान अच्छे से कर लोगे तो राजाओं के अभिलेखों की जानकारी आपको हो जाएगी। क्योंकि इतिहास को अगर समझना है तो सीधे राजाओं के लेख पढ़ो, ना कि किसी कवि के द्वारा लिखी गई कविता को इतिहास समझो। हमारे यहाँ लोग इतिहास को इतिहास नहीं, कविता को इतिहास समझते हैं, और कविता में कुछ बातें अतिशयोक्ति होती ही हैं, फिर वो अतिशयोक्ति बातें भी इतिहास बनना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ से आपको एक एक चीज समझ में आ चुकी होगी। अब मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको दिखा रहा हूँ, वो ये है। हिंदी अनुवाद भी आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें 6 लाइनें हैं और प्रत्येक लाइन का मैंने हिंदी अनुवाद किया है। मुख्य रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, एक राजा था जिसका नाम था गोंडो फर्नीस, उसका ये लेख है, और इस लेख में वो लिखता है 26वें वर्ष में, अर्थात उसको राजा बने हुए 26 वर्ष हो चुके थे। उसी वर्ष में संबत 103 बैसाख मास के दिन इसने एक दान किया था, अपने माता पिता की पूजा की थी, उसकी यहाँ पर चर्चा आई है। और ये दान भी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री को किया गया था। उसी की छोटी सी जानकारी यहाँ पर मिलती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है 26वें वर्ष और संबत 103। यहाँ से इतिहासकारों ने गोंडो फर्नीस का समय तय किया है। गोंडो फर्नीस का जो समय होता है, अगर 26वें वर्ष से देखा जाए तो 20 या 21 ईस्वी के आसपास उस समय ये राजा बना था। और यहाँ पर संबत 103 लिखा है, इसको भी देखा जाए तो 56 या 57 ईसा पूर्व की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि ये संबत तभी से शुरू हो रहा है। लेकिन ये संबत इसका नहीं है, ये संबत किसी और का है, लेकिन प्रयोग पहलव राजा कर रहा है। इसकी चर्चा भी मैंने आगे की है। राजा गोंडो फर्नीस
इंडो पार्थियन राजा गोंडोफर्नीस उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप के एक प्रमुख शासक था। ये उसका जो राज्य था वो गांधार, पंजाब, तक्षशिला, अराकोसिया और सिस्तान तक फैला हुआ था। उसके बारे में जानकारी मुख्यतः सिक्कों से और जो खरोष्ठी अभिलेख हैं उनसे मिलती है, और कुछ पुस्तकें हैं उनसे भी मिलती है। एक पुस्तक है एक्ट्स ऑफ थॉमस, उससे मिलती है, और दूसरी पुस्तक है यरूशलेम से कश्मीर तक, उसमें भी मिलती है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। तख्त ए बाही अभिलेख में पार्थियन राजा गोंडोफर्नीस का जो समय है वो 26वें वर्ष और संवत 103 का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर इतिहासकारों ने क्या फर्जीवाड़ा किया है कि 26वें वर्ष को भी वर्ष ही स्वीकार किया है और 103 को भी वर्ष ही लिखा है। ये क्यों किया गया है? ताकि पोल न खुल जाए। लेकिन कोई भी सच्चाई जितना छुपाओगी वो उतनी ही बाहर आती है। आपको मैंने मूल लेख दिखाया, मूल लेख में क्या लिखा है वो समझाया, लेकिन फिर भी कुछ जो इतिहासकार हैं, ज्यादा नहीं कुछ इतिहासकार हैं, वो इस तथ्य को अस्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। संवत 103 का उल्लेख मिलता है जिसके अनुसार पार्थियन राजा गोंडोफर्नीस के शासन काल की जो शुरुआत है वो 20 या 21 ईस्वी में हुई थी, और 26वें वर्ष अर्थात 46 या 47 ईस्वी में उसने अपने पिता की पूजा में दान किया था। मैंने आपको बताया था बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को यह दान किया गया था, जिसका उल्लेख तख्त ए बाही अभिलेख में किया गया है, जैसा मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। गोंडोफर्नीस का संबंध ईसाई सेंट थॉमस की प्रसिद्ध परंपरा से भी जुड़ा है। एक्ट्स ऑफ थॉमस ये एक बुक का नाम है। उसके अनुसार ईसा मसीह की मृत्यु के बाद थॉमस भारत आए थे और गोंडोफर्नीस के राज्य में पहुंचे थे। कथा में गोंडोफर्नीस ने थॉमस को एक महल बनाने के लिए धन दिया था, लेकिन थॉमस ने वह धन गरीबों की सहायता में खर्च कर दिया था। यरूशलेम से कश्मीर तक की जो बुक है आप उसे मंगवाएं, उसे पढ़ें, उसमें एक एक जानकारी लिखी हुई है। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। उस पर मैंने 2-3 वीडियो भी बनाए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। थॉमस की हत्या भारत में की गई थी और उसमें ईसा मसीह के भारत आने का भी उल्लेख है। तो ये जानकारी थोड़ी सी अलग है, लेकिन मेरा उद्देश्य है विक्रम संवत के बारे में बताना। राजा ने उनसे हिसाब मांगा तो थॉमस ने कहा कि उन्होंने राजा के लिए स्वर्ग में महल बनाया है। बाद में राजा के भाई गद को एक दिव्य अनुभव हुआ और उसने थॉमस की मुक्ति की प्रार्थना की। इसके बाद परंपरा के अनुसार थॉमस दक्षिण भारत गए और वहां ईसाई समुदाय की स्थापना की। केरल में उस समय ईसाइयों का प्रभाव प्रारंभ हो चुका था। ये राजा गोंडोफर्नीस के समय की बात है। इसकी जो जानकारी मिलती है वो यरूशलेम से कश्मीर तक की बुक में मिलती है। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा राजा गोंडोफर्नीस के बारे में। अब बात करते हैं इस वाली बुक के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इस वीडियो के अंदर 3 पुस्तकों को शामिल किया है और तीनों में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। इसका नाम है सेंट्रल एशियन एंड इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स। ऑनलाइन उपलब्ध है, आप इसे मंगवा सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। पेज नंबर है 540, ये भी आपको बता रहा हूं, और उसी का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगाया है। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो पढ़ सकते हैं, वरना मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद करके समझा रहा हूं। लिखा है, हम उन विद्वानों की राय से सहमत हैं जिनके अनुसार तख्त ए बाही में गोंडोफर्नीस का दिनांकित अभिलेख गोंडोफर्नीस के शासन काल का प्रथम वर्ष 20 ईस्वी निर्धारित करता है, जिसमें अजेस युग को विक्रम युग माना गया है। यहाँ पर बहुत ध्यान देने योग्य तथ्य है। अजेस एक राजा था जो शक राजा था। अजेस युग की बात हो रही है और अजेस युग को ही विक्रम युग माना गया है बाद में, जो शकों का राजा था। इसके बारे में बहुत पहले मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे और भी मैं आगे चर्चा करूंगा कि बाद में ये कहानियां कहां से शुरू हुई। राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया, जबकि ये परंपरा ही शकों से शुरू हो रही है। अभिलेख इस बात को प्रमाणित करता है। आगे लिखा है, इस अभिलेख में लिखा है बैसाख महीने के प्रथम दिन संवत 103 में, यहाँ पर वर्ष इन्होंने लिख दिया है, और महान राजा गुडवहारा अर्थात गोंडोफर्नीस के 26वें वर्ष में
अब विशेषज्ञों द्वारा सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया जाता है कि 57 ईसा पूर्व का युग, जिसे विक्रम युग के नाम से जाना जाता है, प्रथम इंडो सीथियन राजा अजेस प्रथम से उत्पन्न हुआ था। इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना है। प्रथम इंडो सीथियन राजा अजेस प्रथम से उत्पन्न हुआ था। इस युग की तिथि के आधार पर हम इंडो पार्थियन गोंडोफर्नीस के लिए उचित निश्चितता के साथ उसका जो काल है वो निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये कहा गया है, जो शक राजा था जिसका नाम था अजेस प्रथम, बहुत महान राजा था, और उसी के संरक्षणता में अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अपराका वंश के बारे में। अपराका वंश के राजा भी बौद्ध धर्मी थे, बौद्ध धर्म को उन्होंने दान किया, उनके भी लेख मौजूद हैं, और वो अपना जो साम्राज्य चला रहे थे वो शकों के अधीन ही चला रहे थे। उन्होंने अपने लेखों में अजेस का जिक्र किया है और पार्थियन राजा भी अजेस का जिक्र कर रहे हैं, उसके द्वारा चलाए गए संबत को स्वीकार कर रहे हैं। अजेस युग इतिहास में बहुत चर्चा में रहता है, लेकिन उस समय इसे विक्रम युग के नाम से नहीं जाना जाता था। विक्रम युग बहुत बाद में इसे नाम दिया गया। यहाँ पर एक तथ्य और आपके सामने रखना चाहूंगा। इतिहास आज जो पढ़ाया जाता है उसमें जब देखा जाता है कि पहला संस्कृत का जो अभिलेख है वो किसका है, तो वो रुद्रदामन का बताया जाता है, जो भारतीय राजा नहीं था बल्कि शक राजा था। संस्कृत का प्रयोग करने वाला भी शक राजा ही है। और संस्कृत के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने खास तौर से शकों की भाषा की बात की थी। तो संस्कृत और शकों की भाषा बहुत आपस में मिलती है। शकों के देवी देवता और शक भी मध्य एशिया के थे। अगर आपको अभिलेखों की जानकारी चाहिए तो सबसे अच्छी जो पुस्तकें हैं, कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम के कई वॉल्यूम हैं, उन्हें आप खरीद लीजिए। सारे राजाओं के लेख इसमें मिलेंगे आपको, उन्हें आप पढ़ो और सच्चे इतिहास को पता करो। अगर आप दूसरों के द्वारा लिखा गया इतिहास पढ़ोगे तो फिर आप सही इतिहास को नहीं जान सकते। मैं अपनी रिसर्च करता हूँ, सीधे राजा के लेख को पढ़ता हूँ, बल्कि उस राजा के संबंध में मार्केट में कोई किताब चल रही है उससे मैं उसका इतिहास नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो व्यक्ति जिस विचारधारा का होता है, जिस धर्म को मानता है, वो उस राजा को अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत करता है। अगर वो राजा उसके धर्म का हुआ तो फिर वो उस राजा को महान बताने का प्रयास करेगा। अगर वो राजा उसके धर्म का नहीं हुआ तो फिर वो उस राजा में बुराइयां ढूंढने का प्रयास करता है। इसीलिए मैं मार्केट में जो उपलब्ध पुस्तकें हैं उन पर कम विश्वास करता हूँ, चाहे वो हिंदी की हो चाहे वो अंग्रेजी की हो। सबसे पहले राजाओं के लेख देखो। अगर राजाओं के लेख नहीं हैं तो फिर सिक्कों को देखो। सिक्के भी नहीं हैं तो फिर यात्रियों के यात्रा विवरण में जानकारी देखो। अगर यात्रियों के यात्रा विवरण में भी जानकारी नहीं मिल रही है तो फिर मार्केट में जो पुस्तकें उपलब्ध हैं उस राजा के बारे में उन्हें उठाओ, और अन्य लेखकों ने उस राजा के बारे में जो लिखा है उन पुस्तकों को भी मंगवाओ और फिर उनकी जानकारी को आपस में मैच करो कि ये जानकारी कितनी सही है और कितनी गलत है। जो जानकारी आपको सभी किताबों में एक जैसी लगे उस जानकारी को स्वीकार करो और अपने विवेक तथा बुद्धि पर उसे रखो, क्योंकि अतिशयोक्ति जानकारी भी मिलती है। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि जिसे हम विक्रम संवत कह रहे हैं, इसकी शुरुआत एक शक राजा ही कर रहा है जिसका नाम है अजेस। अजेस युग, इसकी चर्चा इतिहास में हमेशा होती है, लेकिन इतिहासकारों में मतभेद है और मतभेद का कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि मतभेद क्यों है। फिर 10वीं सदी के आसपास उज्जैन में जब शासन आया तब मुख्य रूप से ये देखा गया कि कवियों के द्वारा कुछ कविताएं लिखी गईं। उनमें ये बताया गया कि राजा विक्रम ने शकों को पराजित करके विक्रम संवत की शुरुआत की थी। ये पूरी तरह से मिथ्य है, इसके कोई प्रमाण नहीं है। राजा विक्रमादित्य का कोई भी व्यक्ति 57 या 56 ईसा पूर्व का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकता, ना मेरे पास है ना ही किसी और इतिहासकार के पास है। तो जिस राजा का समकालीन कोई प्रमाण ही नहीं मिल रहा है तो इस बात को कैसे स्वीकार किया जाए कि इस राजा ने कोई संवत चलाया था। और उस राजा के बारे में ये भी कहा जाता है कि कालिदास उसके दरबारी थे, और फिर ये भी कहा जाता है कि कालिदास गुप्त काल में थे।
और गुप्त काल चौथी पांचवी सदी में था। और जो व्यक्ति चौथी पांचवी सदी में हो वही व्यक्ति को 57 ईसा पूर्व में ये खींच ले जाते हैं। एक कहावत है कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, और वही झूठ यहाँ पर बोला गया है। ये सब महायानी थे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बार बार इस बात को क्यों कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो महायानी हैं उनका ही वर्चस्व है अब तक, और महायान किसने बनाया इसकी चर्चा मैं बहुत बार कर चुका हूँ, और बार बार मैं उसकी चर्चा यहाँ नहीं करना चाहता। महायान हीयान इनके मध्य में बहुत झगड़ा है। महायानियों ने हीयानियों को अर्थात जो पुराने बुद्धिस्ट थे उनको समाप्त करके अपनी जड़ें इस देश में जमाई हैं। यही हमारा इतिहास है। इसीलिए चाहे आप भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ो या धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करो, उसमें इन तथ्यों की चर्चा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और इस वीडियो में जो बताया गया है ये जानकारी पूरी तरह से अभिलेखों पर आधारित है। किसी कथा या धार्मिक ग्रंथ के आधार पर ये जानकारी नहीं दी गई है। मैंने पुस्तकों के नाम भी बताए हैं। आप लोग अगर चाहें तो तख्त ए वाही जो अभिलेख है वो आपको कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम वॉल्यूम 2 पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ, किसी एआई से मत पूछना, क्योंकि वो आपको जानकारी गूगल से उठा के देता है, और गूगल पर कितनी फेक न्यूज है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सच्चाई भी है लेकिन ज्यादा फेक न्यूज है। आपको मूल स्रोत तक जाना है तो कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम वॉल्यूम 2 पार्ट 1 उस बुक को मंगवाओ, उसमें इस लेख को देखो, उसका अनुवाद करो और खुद ही समझो कि इसमें कितनी सच्चाई है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप महायान को समझ गए तो आज के जो धर्म हैं उन्हें समझने में आसानी होगी। लेकिन हम महायान को समझना ही नहीं चाहते, हम तो सिर्फ कथाओं पर विश्वास करते हैं। यहाँ पर मैंने जिन जिन पुस्तकों की चर्चा की है उन पुस्तकों की चर्चा मैं पहले भी अपने कुछ वीडियोस में कर चुका हूँ, पुस्तकें खोलकर भी दिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। विक्रम संवत पर अभी मैं और वीडियो लाने वाला हूँ। विक्रम संवत के बारे में जो कहानियां बनाई जाती हैं उनकी चर्चा करूंगा, और विक्रम संवत के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस राजा के लेख में इसकी जानकारी है, उस राजा के लेख में इसकी जानकारी है, इसकी भी चर्चा करूंगा। कालिदास का जो नाटक है उसे भी एक्सपोज करूंगा। विक्रमादित्य किसको कहा गया है इसे भी बताऊंगा, और आप लोगों को समझाऊंगा कि आज तक जिसे आप विक्रमादित्य के नाम से जानते आए हैं वो विक्रमादित्य नहीं है, विक्रमादित्य कोई और ही है। विक्रम संवत पर मैं 4 से 5 वीडियो और बनाने वाला हूँ, क्योंकि विक्रम संवत की जानकारी बहुत बड़ी है। विक्रम संवत को एक वीडियो में समझाना संभव नहीं है। यहाँ तो मैंने बहुत छोटे रूप में इसकी जानकारी दी है, तो अब आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा ताकि मैं उन पुस्तकों का अध्ययन कर सकूं। अध्ययन करने के बाद मैं आपके सामने वो जानकारी रख सकूं। अगर इसके संबंध में आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।